आजा मीता, ले भाया, ये भी ले, मिठाई लीजिए छोरा भाई। हाँ चल मीता, आज गृह प्रवेश है ना थारो। अच्छा रुक 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 रुक, एक मिनट, रुक 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 रुक, एक मिनट। चल आजा। थारी आँखों का सुरमा प्यारा लागे, रे चोखा लागे रे मन। अरे क्या कर रहे हो? रुको रुको, क्या हुआ? मने दो। मैं अरे तू आराम कर, मैं कर लूंगा। ठीक काम करोगे और मैं आराम ना। लाओ मने दो और वो डब्बू लेकर आओ। अच्छा ठीक है। कहीं हुई हो? अब लग गई। क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। शर्मा रही हो, मेरे से शर्मा रही है। देख, आज से हम दोनों एक दूसरे की परछाई हैं, एक दूसरे के सच्चे साथी, दुख में भी और सुख में भी, है ना? कोई आ गया। कौन है? हमारे को मालूम है आप लोग नाराज हो हमारे से, पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैंने तो बस प्रीति की मदद की, सरपंच जी के छोरे अंकुर के साथ भागने में। वे दोनों ब्याह करना चाहते थे एक दूसरे से। अरे झूठ मत बोल सुबोध, तू मेरी छोरी को बेला फुसला के ले गया था और जब उसे तेरी नियत का पता चला ना तो वापस आ गई। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। आप चाहो तो प्रीति को बुला के पूछ लो। तू पंचों के सामने मेरी छोरी को बेइज्जत करना चाहे? नहीं आएगी वो यहाँ। सरपंच जी, एक बार अंकुर को बुला के तो पूछ लो ना, सब साफ साफ हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो? तो सुनो, मेरे छोरे को बदनाम करता है। मारो इसे। नहीं, हमारी बात तो सुनो। मत मारो, मैं जाके हाथ जोड़ू तू। मत मारो, मत मारो, मत रेनू, तुम्हारी भाग्य रेखा देखी मैंने, पक्का कोई लॉटरी लगने वाली है। कुछ भी अनशन मत बोला। अरे पाग, अंडरस्टैंड नहीं बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। एक सेकंड दो, ये देखो, ये जो रेखा है ना, इसमें साफ लिखा है कि तुम्हारी बहुत तेज चल रहा है। हीरो समझते अपने आप को? कौन है भाई आप? बताओ तुझे कौन हूं मैं? क्या कर रहे हैं? क्यों? शादी मुझसे कर रही हो, मजे इसके साथ कर रही हो। शादी? क्या बोल रहा है रेनू ये? झंडू शादी मंगेतर है मेरी, अगर इसके आसपास भी दिखा ना तो तोड़ दूंगा। चल भाग जा, भाग जा। चल घर ड्रॉप कर देता हूँ, चल ऑटो। इसमें रोने की क्या बात है रेनू? सही तो कहा आकाश ने, तेरा होने वाला पति है वो। अगर तुझे इस तरह से सड़क पर किसी के साथ हंसते बोलते देखेगा तो गुस्सा तो आएगा उसे। आप उसकी साइड ले रहे? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। और अब तू ये ऐसे छोटी छोटी बातों पे आंसू बहाना बंद कर। तू तो शादी करके चली जाएगी, तेरे बाद मुझे रागनी के लिए भी तो लड़का देखना है। पापा लेकिन उसने तेरा दुखड़े सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। अब जैसा आकाश कहे वैसा ही कर तू, मेरे पर शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाँ, और सुन, अभी फोन कर आकाश को और माफी मांग अभी। अरे बस ठीक हूँ मैं। अपनी हालत तो देखो, कितनी बुरी तरह मारा है उन लोगों ने। मैं नहीं नहीं नहीं, मत जाऊं। सुबोध, क्या हो गया? अरे भाग यहाँ से। अरे क्यों? गांव वाले आ रहे हैं तुझे मारने के लिए। क्या बात कर रहे हो ज्ञान?
अरे सरपंच और प्रीति के घर वालों से तूने दुश्मनी मोल ले ली है, और ये किस चोरी से ब्याह करके ले आया है तू? क्या सोचा था गांव वाले तेरा स्वागत करेंगे? तारे को तो सब कुछ मालूम है ज्ञान। पूरा गांव जानता है प्रीति और अंकुर की प्रेम लीला के बारे में। अंकुर के दबाव में मैंने सब कुछ किया। नीता से शादी करने के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। वो पैसे मांगे मैंने अंकुर से और उसके बदले में ये काम किया। तो अरे ये सब कुछ उन लोगों को कौन समझाएगा? उनके सर पर तो खून सवार है। प्रीति के घर वाले और सरपंच ने मिलकर तुम दोनों को मारने का मंसूबा बनाया है। लेके भाग जा इस चोरी को। भाई जिंदा ना बच पाओगे तुम लोग, जिंदा ना बच पाओगे भाई। नहीं मीता, तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं होने दूंगा तारे को। पापा बात तो सुनिए मेरी, कुछ तो खा लीजिए आप। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। पहले तो आकाश को फोन करके माफी मांग। ठीक है पापा, मैं आकाश से माफी मांगने को तैयार हूँ। क्यों दीदी, आप क्यों आकाश से माफी मांगोगी? माफी तो उसे आपसे मांगनी चाहिए। शादी से पहले ही पापा वो दीदी पर इतने हुक्म चला रहा है, तानी शादी के बाद तो क्या करेगा? मैं तो आपसे कह रही हूँ, आप ये रिश्ता तोड़ दो। क्या अड़चन पक रही है? रिश्ता ना हुआ, पेड़ पे लगा हुआ फल हो गया। जब जी चाह तोड़ दिया। अरे ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। इंजीनियर है आकाश, लाख रुपए की उसकी तनख्वाह है। होगी, लेकिन पापा जिस घर में दीदी खुश ही नहीं रहेंगी वहां उस पैसे का क्या काम? चुप कर तू अभी छोटी है, तुझे समझ नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इसके भले के लिए कर रहा हूँ, और तू उल्टा सीधा मत डाल इसके दिमाग में। लेकिन पापा, दीदी आप परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं कुछ करती हूँ। लो भैया, क्या देख रही है? गांव से बहुत दूर है हम, कोई नहीं आएगा। चल एक काम कर, तू यहाँ बैठ, मैं टिकट लेकर आता हूँ। हाँ, ये फोन में पैसे भी भरवा लाना। ठीक है, तू बैठ, मैं आता हूँ। हाँ, छोड़ूंगा नहीं। क्या नहीं छोड़ेगा? है हलवा समझा है क्या? आपकी वाला हाथ लगा के दिखा तो मेरे को सारा मेरे को धक्का दे रहा। मेरा मोबाइल चुराता है, मेरा मोबाइल चुराता है, मेरा मोबाइल चुराता है। अब मैं चोर नहीं हूँ साहब, वो दोनों गुंडों ने मारे को फंसा दिया साहब। झूठ मत बोल, सबने देखा था तुझे। तेरे पास दो मोबाइल थे। अब उन दोनों में से एक तो मेरा फोन था, एक मेरी बीवी का फोन था साहब। सब हुआ क्या था कि मैं जा रहा था, उन दोनों में से एक बंदा मेरे से टकराया और मेरे गिर गया साहब, मेरा फोन भी गिर गया। उनमें से एक मेरा फोन उठा के बोलता है कि ये मेरा फोन है, मेरा फोन है, और वो चोर चोर चिल्लाने लग गए साहब। सब मेरी बीवी बस स्टैंड पे मेरा इंतजार कर रही है साहब। बस पुलिस के सामने जो भी आता है ना, दुख भरी कहानी सुनाता है। एक दिन लॉकअप में रहेगा ना तो सब कबूल कर लेगा। बंद करो इसको लॉकअप में। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा साहब, मैं चोर नहीं हूँ साहब। अभी आप जिसको ढूंढ रही हैं उनको तो मैंने दिल्ली की बस में चढ़ते हुए देखा है। क्या? हाँ, आइए आपको दिखाते हैं कौन सी बस में चढ़े। आइए पास में आइए। सर ये खून से सना हुआ चाकू मिला है, शायद यही मर्डर वेपन है। विक्टिम का चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ा गया है, शायद इसलिए ताकि शिनाख्त ना हो सके। पूजा, बड़ी को कवर करो। ये जंगल रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। मुमकिन है कि विक्टिम यहाँ की रहने वाली ना हो और कातिल इसको यहाँ पर कत्ल करने के इरादे से ही लेकर आया हो। सर ये भी तो हो सकता है,
कि विक्टिम और कातिल एक दूसरे को जानते हो? सर ये देखिए सर, झाड़ियों में एटीएम कार्ड मिला है। देखो जरा किसका। सर एलएनसी बैंक का है, लेकिन इस पे कार्ड होल्डर का नाम नहीं लिखा हो। इस बैंक की नज़दीकी ब्रांच से कॉन्टैक्ट करो और कार्ड की डिटेल्स निकलो। सर सर ये देखिए। माँ अच्छी लग रही हो। सॉरी हाँ, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो गया, मुझे पता है। लेकिन तुम भी मुझसे बहुत बहस करती हो। काम करो, तुम मुझे सॉरी बोल दो, ठीक है? सब कुछ यहीं पे खत्म करते हैं। आकाश I'm sorry, It's okay, आगे से ना। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आकाश, यहाँ पे तमाशा मत करो। तमाशा तुमने देखा है, है? मैं तुम्हें अपनी बीवी मान चुका हूं, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। किसकी वजह से मुझे छोड़ रही हो? तो चंदू की वजह से काट के लाके रख दूंगा मैं। आकाश, जबरदस्ती तुम मुझे हासिल नहीं कर सकती। अच्छा यही होगा कि मुझे भूल जाओ। प्लीज मुझे मेरी जिंदगी अच्छे से जीने दो। अब आप पूछे इनसे, इनको कितनी बार मैंने कहा कि चोर मैं नहीं वो लोग हैं, मगर सर इसके पास 2 फोन थे तो कंफ्यूजन हुई। फिलहाल जाओ तो। सॉरी सर। सब हमारी बीवी साहब। तुम शांत हो जाओ, बैठो। बताओ क्या हुआ है? हमारी बीवी का कुछ पता नहीं चल रहा साहब। आखिरी बार कहाँ देखा था उसको? जयपुर बस अड्डे पे साहब। और सर इन्हें ठगने वाले लोगों के बारे में भी हम पता लगा रहे हैं, और काम करने के तरीके से लग रहा है जैसे कोई पेशेवर मुजरिम थे। सब हमारी बीवी का पता लगा लो साहब। सुबह तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी बीवी को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर बॉडी की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि लड़की की उम्र 23 से 25 साल के बीच थी, और सर लड़की की मौत बॉडी मिलने से 7 से 8 घंटे पहले हुई थी। और मारने से पहले विक्टिम के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए गए, पर बॉडी पर किसी भी तरह के डीएनए सैंपल्स नहीं मिले। शायद प्रोटेक्शन यूज़ किया होगा। और सर बॉडी में नींद की गोलियां भारी मात्रा में मिली है। सर हो सकता है कातिल का ये प्लान रहा हो, पहले नशे की गोलियां देकर लड़की को बेहोश किया, फिर उसके साथ फिजिकल हुआ और फिर उसको मार दिया। इसलिए बॉडी पर किसी भी तरह का रजिस्टिंग मार्क्स नहीं है। वो एटीएम की डिटेल्स कब तक आएंगे? सर बैंक मैनेजर से बात की है, कार्ड बहुत पुराना है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। जब तक कार्ड की डिटेल्स आती हैं, विक्टिम की तस्वीर दिल्ली एनसीआर के सभी थानों में भेजो। शायद कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई हो। और इस टैटू को आसपास के जितने भी टैटू पार्लर्स हैं सब जगह दिखाओ, और विक्टिम की तस्वीर सभी लोकल न्यूज़पेपर में दो। शायद कोई शिनाख्त के लिए आ गई। दीदी, आकाश से शादी ना करने का डिसीजन आपका एकदम सही है, लेकिन आप मेरी बात मानो तो अभी भी। रागिनी, मैं जानती हूँ तुझे मेरी फिक्र है, पर तुझे अब मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैंने तय कर लिया, मैं डर के नहीं जीने वाली। और वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी में कोई और आ गया। कौन है वो? और कहीं उसी की वजह से तो तुमने संजीव को रिजेक्ट नहीं किया था। सच बताओ दी। संजीव आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ कि मुझे ये सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। संजीव, मेरे कहने से शादी नहीं रुकेगी, सिर्फ तुम ही शादी को रोक सकते हो। प्लीज़ मुझे रिजेक्ट कर दो। ठीक है, मैं मना कर दूंगा। रेनू दी, उस दिन भी तुमने एक झूठी कहानी बनाकर इतना अच्छा लड़का हाथ से गवा दिया। तुझे संजीव की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? टॉपिक मत बदलो दी। ये बताओ कोई लड़का है भी या नहीं, या फिर तुम इस बार भी कोई झूठी कहानी बना रही हो? दी बताओ ना, कौन है वो? सही वक्त आने पर सब बता दूंगी। सर जो एटीएम कार्ड हमें जंगल में मिला था, बैंक मैनेजर का कहना है कि वो एटीएम कार्ड झारखंड के भभुआ के रहने वाले एक आदमी का है।
सर हो सकता है वो औरत भी झारखंड की हो। मुमकिन है। तो एक काम करो, तुम झारखंड के लिए निकलो, मैं झारखंड पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। रेणु, कहाँ है तू? इधर आ, बाहर आ। जी पापा, क्या हुआ? क्या है ये? हैं? राजेश कौन है ये? पापा, राजेश मेरे पति का नाम है। क्या? तूने सच में शादी कर ली? कोई शादी वादी नहीं हुआ है अंकल। कह तो रहा हूं आपसे, सर्टिफिकेट नकली है ना? नहीं नहीं पापा, ये सर्टिफिकेट एकदम सच है, मेरी वाकई में शादी हो गई है। क्या क्या है ये? अंकल आप दुखी मत हो, देखो आप शादी की तैयारी करो, मैं हूं ना, इसे तो मैं संभाल लूंगा। तो जैसे गुंडे से कभी शादी नहीं करूंगी। निकल जा मेरे घर से, बाहर निकल जा, बाहर जा। अंकल, तेरी शादी आकाश से ही होगी। सॉरी आकाश। अरे अंकल आप माफी क्यों मांग रहे हैं? प्लीज बुरा मत मान। नहीं अंकल आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कह तो रहा हूँ आपसे, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। अब शादी की तैयारी की। क्या कर रही है रेणु? मुझे मारेगी? मार। मार। आगे मत बढ़ना कोई भी। पापा हटिए आप यहाँ से, हटिए, मेरे पास मत आना। ठीक है। मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम है, अगर मेरे कोई पास आए तो मैं अपनी नस काट लूंगी। नहीं रेणु, क्या कर रही है? रेणु, कहाँ जा रही है? पापा आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। मुजाहिद आपका ही नाम है? जी साहब, हमारा एटीएम कार्ड चोरी हो गया था साहब। हम पंजाब में जेसीबी चलाने का काम करते हैं। अभी 2 हफ्ता पहले जब हम दिल्ली बस अड्डे पे बस का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक एक आदमी आधम था। कौन आदमी? साहब हम बस का राह देख रहे थे, तो आदमी हमसे आकर बोला कि हम भी झारखंड जाने वाले हैं। साहब वो हमसे बतियाने लगा, हमें बाथरूम जाना था, तो हमसे कहने लगा कि हम संभाल लेंगे तुम्हारा सामान। हमने भरोसा कर लिया साहब उस पर और लौट गए। जब वहाँ लौट कर वापस आए तो ना तो वो आदमी वहाँ पर था, ना हमारा सामान। और उसी बैग में तुम्हारा एटीएम कार्ड भी था? अरे एटीएम कार्ड का साहब, हमारा पर्स, हमारा मोबाइल, पैसा, कपड़ा लत्ता सब कुछ उसी में था। मुझे तुम्हारा फोन भी चोरी हुआ था ना? जी साहब। उसका IMEI नंबर है तुम्हारे पास? रागिनी, रागिनी रुक, मारी हूँ। रागिनी, अच्छा वो तुम मिल गई। रागिनी मैं कल दिल्ली जा रही हूँ। मुझसे बात मत करो तुम। रागिनी आई एम सो सॉरी, पर तू ही बताना मैं क्या करती। वो उस आकाश से शादी करके अपनी जिंदगी तो नहीं बर्बाद करती ना? पर मेरी कर दी ना। मतलब तुम तो चली गई, पर तुम्हारे किए की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। रागिनी एक मिनट, साफ साफ बता हुआ क्या है? आकाश बेटा, हाँ बाबा, मुझे माफ कर दे, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। देखिए जैसे हाथों की सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही सारी औलादें एक जैसी नहीं होती। आप अपना वादा पूरा कर सकते हो अभी भी। मैं रागिनी से शादी कर लूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही तुमने रागिनी। तू करेगी ना आकाश से शादी? तू आकाश से शादी करेगी? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। रागिनी मेरी बात तो सुन। सर मुजाहिद का जो फोन चोरी हुआ था उसको सर्विलेंस पे डाल दिया है। अगर कोई दूसरा सिम एक्टिव हुआ तो पता चल जाएगा।
सर विक्टिम की बॉडी का क्या करना है? डॉक्टर का कहना है कि बॉडी तेजी से गल रही है। डॉक्टर से बॉडी का डीएनए प्रिजर्व करने के लिए कहा और उसके बाद अंतिम संस्कार करवा दो। और विक्टिम की जो तस्वीरें दी थी अखबार में, उससे भी कुछ पता नहीं चला? सर फिलहाल तो नहीं। साहब सच कह रहे हैं, हमने उसकी बीवी के साथ कुछ नहीं किया। उसको तो 2 लोग उठाकर ले गए थे साहब। कौन था वो आदमी? साहब हमें नहीं मालूम वो आदमी कौन था। हम मानते हैं कि हमने उस दिन सुबोध को ठगा था। लेकिन साहब जब हमने सुबोध की बीवी को देखा तो हमारे मन में लालच आ गया और हमने एक और प्लान बनाया। अभी साहब आप जिसको ढूंढ रही हैं उनको तो मैंने दिल्ली की बस में चढ़ते हुए देखा है। क्या कह रहे हैं आप? अरे हाँ वही ना, हल्की पीली शर्ट वाला आदमी ना, वो तो भाभी साहब 12:20 की बस से दिल्ली चला गया। अरे मैंने ही तो टिकट काटा था उसका। ये हाँ सुबोध नाम था ना उनका। हाँ, पर ये मारे को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? भाई साहब मारे को अभी दिल्ली जाना है। भाभी साहब आज तो कोई बस है नहीं, कल जरूर मिल जाएगी दिल्ली की बस आपको, कल चले जाना। पर मैंने तो अभी जाना है। आप फिक्र मत करो, आपको दिल्ली जाना है। शाम को यहाँ से टैक्सी जाएगी, वो मेरा दोस्त ही है, छुड़वा देते हैं आपको। वो भूली थी, आसानी से मेरी बातों में भी आ गई। नहीं है, अच्छा दोस्त है। छोड़ो, छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। अरे छोड़ो। वो आदमी कौन था हमें नहीं मालूम। मैंने उसकी गाड़ी का नंबर का फोटो लेने की भी कोशिश करी, लेकिन नंबर साफ नहीं था साहब। साहब मानते हैं कि हमने उस लड़की को बेचने का प्लान बनाया था, लेकिन वो आदमी उसको किडनैप करके ले गए। और कहाँ लेके गए साहब हमें नहीं पता साहब। नहीं मालूम साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब। लेकिन हमें पता है कि तुम दोनों के मुंह से सच कैसे उगलवाना है। साहब मीता को अगवा किसने और क्यों किया था ये अब तक पता नहीं चला था। अनुज के मुताबिक मीता को अगवा करने वाला शख्स नकाबपोश था, लेकिन क्या अनुज जैसे शातिर अपराधी की बात पर यकीन किया जा सकता है? दूसरी ओर रेनू और रागिनी, इन दोनों बहनों की कहानी से भी पर्दा उठना अभी बाकी है। या चांदनी, थैंक यू सो मच। तुम नहीं होती ना अगर, तो ये जॉब मुझे कभी नहीं मिल पाती। कितनी बार थैंक्स बोलेगी? दोस्त भी बोलती है और थैंक्स भी बोलती है। चल मेरा घर आ गया, कल मिलते हैं। ओके बाय बाय बाय। हेलो। हेलो पापा, मैं रेनू। लेकिन साहब हमारी बीवी को कोई किडनैप क्यों करेगा साहब? सुबोध, हम भी पहले ऐसे ही सोच रहे थे और इसीलिए उन दोनों के साथ हमने सख्ती भी की, पर वो दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि उन दोनों ने मीता के साथ कुछ भी नहीं किया। तुम हमें ये सोचकर बताओ, क्या मीता की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, आस पड़ोस में या कहीं और? मीता की तो नहीं साहब, लेकिन हमारी दुश्मनी है सब हमारा गांव में। वो लोग मार देते साहब हमारे को जान से। तो तुम्हें लगता है कि प्रीति के फादर विजय और गांव का सरपंच मीता को अगवा कर सकते हैं? धोखा और दुश्मनी इंसान आसानी से नहीं भूलता साहब। कहीं उन लोगों ने हमारी मीता को। तुम चिंता मत करो, फिलहाल तुम घर जाओ, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम तुम्हें बता देंगे। ठीक है साहब। शर्मा, इस सुबोध के गांव जाकर हमें इंक्वायरी करनी होगी। हो सकता है कि वहां से मीता के बारे में हमें कोई पुख्ता लीड मिले। साहब इंसान को पहचानने में मात खा गया मैं। वो आकाश
जिसे मैंने अपने बच्चों से ज्यादा माना, कातिल निकला। पापा, पुलिस ढूंढ रही है उसे, और अच्छा ही हुआ कि रेणु दीदी हम सबको छोड़कर चली गई, वरना उनकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। मुझे बचा लो, दरवाजा बंद करो, पुलिस मुझे ढूंढ रही है। रागिनी, दरवाजा बंद करो। निकलो यहाँ से। रागिनी, मैं कह तो रहा हूँ, पुलिस मुझे ढूंढ रही है। आकाश, निकलो यहाँ से। क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरी होने वाली बीवी हो। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। निकलो। वो ठीक करिए, तुम्हारा उससे अब कोई रिश्ता नहीं है। तेरा भी पढ़ निकल आया क्या? छोड़ो पापा को, आकाश, छोड़ो। मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कौन मुझे तो इस घर में नहीं रखता। मैं भी देखता हूँ कौन निकालता। यहाँ मत रुक। नहीं, मैं नहीं रह सकता। निकलो यहाँ से, वरना जान से मार डालूंगी। निकलो यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे नहीं साहब, हमारी दुश्मनी तो सुबोध से थी। मीता को अगवा करके मेरे को क्या मिलेगा? साहब जरूर किसी ने आपके कान भरे हैं। देखिए, इस उम्र में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जोड़ने में टाइम लगता है। क्यों बेकार में तोड़वाना चाहते हैं? धमकियां किसी और को देना साहब। सरपंच हूं गांव का, नियम कायदे मैं भी जानता हूं। जब कह रहा हूं मीता को अगवा नहीं किया तो नहीं किया। कोई सबूत है आपके पास? सबूत हो ना तब आना। जयराम जी की। सर मुजाहिद का जो फोन चोरी हुआ था वो जयपुर में एक्टिव हुआ एक नए नंबर के साथ। किसका नंबर है? शुभम। हाँ। अरे लेकिन लेके चलो सर। अरे मैंने किया क्या है? लेकिन मारे को मत मारो साहब जी, मैं सब बता रहा हूँ। आपने, मैंने वो फोन एक मोबाइल की दुकान से खरीदा था। वो आदमी सेकंड हैंड फोन बेचता है। वो फोन तुमने कौन सी दुकान से खरीदा था? अरे चल निकाल। क्या होगा साहब? अरे बादशाह है। सब मैं बताता हूँ। साहब मैं मानता हूँ कि मैंने चोरी का फोन बेचा है साहब, लेकिन ये कत्ल वतल से मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। किसको बेचा? अरे साहब, दिन में 10 लोग आते हैं, 10 फोन बेचता हूँ। 10 लोगों के चेहरे याद कर और बता किस किस को बेचा था। तेरी दुकान में सीसीटीवी तो है ना? हाँ, पर वो खराब है साहब। अब अगर तुझे खुद की जान बचानी है तो जिसको फोन बेचा था उसके नाम और चेहरे याद कर। नहीं साहब, मैं चेहरे याद करता हूँ। और वो आप लोग क्या बनवाते हैं? स्केच। प्रशांत, जो भी स्केचेस बनवाए उन्हें मुजाहिद से वेरीफाई करो। जी सर मेरे ख्याल से लड़की की पहचान करवाने की हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। सर एक बार फिर से अखबार में फोटो दे दो। तो इस बार विक्टिम और उसके हाथ में जो टैटू है उसकी तस्वीर दिल्ली के अलावा देश के बाकी अखबारों में छुपो। शायद शनाख्त हो पाए। सर सर प्रशांत के बनाए स्केचेस में से एक स्केच को मुजाहिद ने आइडेंटिफाई कर लिया है। ये रहा वो स्केच और इसे उठा लिया है। मैं मानता हूं कि मैंने मुजाहिद का सामान और उसका फ़ोन चुराया था साहब, पर वो सारा सामान मैंने प्रशांत को बेच दिया था साहब। तुमने जो मुजाहिद का सामान चुराया था उसमें मुजाहिद का एटीएम कार्ड भी था, और वो एटीएम कार्ड हमें एक लड़की की डेड बॉडी के पास मिला। वहाँ कैसे पहुँचा? मतलब तुमने पहले उस लड़की का मर्डर किया, सामान प्रशांत को भेजा, और वो एटीएम कार्ड तू गलती से वहीं भूल गया, है ना? साहब ये सच नहीं है साहब, मैं कोई खूनी नहीं हूँ साहब। मारे को तो ये चोरी भी मजबूरी में करनी पड़ी थी साहब। एक हफ्ते पहले मारे को भी वहीं पर लूटा था किसी ने, उसी जगह पर। हमारे पास तो जयपुर आने का भी पैसा नहीं था साहब, और मजबूरी में मारे को भी वही जुल्म करना पड़ा जो हमारे साथ हुआ था। इस टैटू को देख और बता, तूने ये टैटू किसी लड़की के हाथ में देखा था? नहीं साहब। अगर ये सबूत सच बोल रहा तो हमें इस केस को रीलुक करना पड़ेगा। हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो हुई है। सर सुबोध का स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए मैंने प्रशांत को पुलिस स्टेशन बुलाया था, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है। सर प्रशांत का घर और दुकान दोनों जगह चेक किया, दोनों जगह ताले लगे हुए हैं। खबरों को काम पे लगाओ, लेकिन ढूंढो इस प्रशांत को। जी सर। इस प्रशांत ने भागकर कम से कम इतना तो साबित कर दिया कि इसका इस केस से कोई ना कोई ताल्लुक तो है।
सर खबरियों ने पता लगाया है कि मीता को जीबी रोड के एक ब्रोथल में बेचा गया। वो ब्रोथल मुन्नी नाम की एक औरत चलाती है। उसने बताया कि 5 महीने पहले मीता एक अपने कस्टमर के साथ भाग गई थी। एक काम करो, लोकल पुलिस की मदद से मीता की सर्चिंग शुरू करो। मैं तब तक उसके पति सुबोध को इन्फॉर्म करता हूँ। ओके सर। ये मेरी बेटी रागनी ही है। उसके हाथ में ही ऐसा टैटू बना था। वो अपनी बहन रेनू को ढूंढने यहाँ दिल्ली आई थी। मुझे क्या पता था एक बेटी की तलाश में दूसरी बेटी भी खो दूंगा। रागनी का फोन स्विच ऑफ है। क्या आपके पास आपकी बड़ी बेटी रेनू का फोन नंबर है? मुझे उसका पुराना नंबर याद है। नंबर बताइए। सर रेनू का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन मोबाइल कंपनी से पता चला है कि उसने नंबर लेने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट किया था, जिस पर फरीदाबाद का एड्रेस है। फरीदाबाद? जी सर। सर जब वहाँ पहुँचे तो मालूम चला कि रेनू फरीदाबाद से जयपुर जा चुकी है। और जयपुर में कहाँ रह रही है आजकल? सर ये तो पता नहीं चला है, लेकिन सर रेनू फरीदाबाद के जिस एड्रेस पर रहती थी उसी एरिया में चांदनी नाम की लड़की भी रहती थी, जिसका कुछ दिनों पहले मर्डर हुआ था। और सर ताज्जुब की बात तो ये है कि चांदनी का मर्डर भी वैसे ही हुआ था जैसे रागिनी का मर्डर हुआ था। क्या दोनों विक्टिम्स को मारने से पहले नशे की दवा दी गई? हाँ सर। और सर इतना ही नहीं, दोनों लड़कियों का रेप भी हुआ था और चांदनी की लाश भी रेलवे ट्रैक के पास के जंगलों में मिली थी। अच्छा, ये रागिनी और चांदनी क्या दोनों एक दूसरे को जानते थे? नहीं सर, लेकिन चांदनी रागिनी की बहन रेनू की बहुत अच्छी दोस्त थी। रेनू की बहन रागिनी का कत्ल ठीक उसी तरह से हुआ जैसे रेनू की फ्रेंड चांदनी का। माजरा क्या है? सर कमें सर रागिनी कॉल रिकॉर्ड्स। सर कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर ऐसा मिला है जिससे रागिनी रेगुलरली टच में थी। किसका नंबर है? सर नंबर तो फेक डॉक्यूमेंट से कर लिया गया है, लेकिन जिस फ़ोन में ये नंबर यूज़ हो रहा था वो डबल सिम स्लॉट वाला फ़ोन है। तो जाहिर सी बात है इस दूसरे सिम के डॉक्यूमेंट्स भी फेक ही होंगे। जी हाँ सर, लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये जो दूसरा सिम कार्ड है ये किसी और फ़ोन में एक्टिव था। ये हमारा पहला फ़ोन है जो कि डबल सिम स्लॉट वाला है। ये पहला सिम बंद है और ये जो दूसरा सिम है ये किसी दूसरे मोबाइल में एक्टिव है और ये दूसरा फ़ोन भी डबल सिम स्लॉट वाला है। जब हमने इसके IMI नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि इसमें एक तीसरा सिम यूज़ हो रहा था और ये तीसरा सिम अब किसी और फ़ोन में एक्टिव है। और सर ये सिम जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है उसके बारे में पता चल गया है। कौन है वो? हमारी बात को भरोसा करो साहब, वो चोरी का फ़ोन था जो मैंने प्रशांत से खरीदा था। अब उसके पहले किसने इस्तेमाल किया, कब किया, मैंने क्या मालूम साहब। एक बार तुम पर भरोसा करके गलती कर चुके हैं, लेकिन वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। मर्डर केस है। जिस लड़की का कत्ल हुआ है ना, उसकी एक नंबर पर लगातार बात होती थी और जिस नंबर पर बात होती थी और जिस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में वो सिम इस्तेमाल होता था उस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट के तार तेरे मोबाइल से जुड़ रहे हैं। इस बार सीधे सीधे पूछो, सीधे सीधे बता दे। अगर नहीं बताएगा ना तो उल्टा लटकाएंगे और इस बार इतना मारेंगे। हाँ तो मारो ना साहब, मारो, लेकिन सच यही है साहब कि किसी खून से मेरा कोई लेना देना नहीं साहब। हमारी तो किस्मत ही खराब है जो ये सारे दुख और ये मुसीबत एक साथ हमारी किस्मत में आ लिखे। और साहब अगर आप बोल रहे हो कि मैं खूनी हूं तो हमारी बीवी मीता को खूनी कौन है साहब? मतलब आप साहब बोल क्या कहना चाहता? साहब मेरी बीवी मीता का खून हो गया था साहब, और मैंने जयपुर थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई है। आप चाहो तो पता कर लो। तो बहुत बुरी खबर है तुम्हारे लिए। तुम्हारी बीवी मीता को दिल्ली में एक कोठे पर बेचा गया था। हम उसे ढूंढ ही रहे थे कि हमें उसकी ये फोटो मिली। पानीपत में उसकी लाश मिली हमें। किसी ने उसका गला दबा के मार दिया था उसे। सर मुझे नहीं लगता सुबोध खूनी हो सकता है। मैंने पता किया है, इसकी वाइफ का मर्डर हुआ था और ये बात सच है। हालांकि चांसेस कम है, पर फिर भी क्वेश्चनिंग करते रहो। प्रशांत के बारे में कुछ पता चला? सर तलाश जारी है। ढूंढो उसे। सर साला साले वर्दी देखते पक गया होगा। साला पेंटिंग क्या बात है।
भाई 2 मिनट जोर से लगी है। सुखराम जल्दी आओ। खुद को मारने की कोशिश की इसने। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। हेलो। हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ। पुलिस की नजरों में अब भी प्रशांत और सुबोध दोनों संदिग्ध थे। सुबोध की फोटो कई रीजनल अखबारों में छपवाई। कई हफ्तों तक यह सिलसिला चलता रहा। अंततः पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने इस केस का सबसे बड़ा खुलासा किया। एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको अचंभित कर दिया। सर इस सुबोध को तो हम निर्दोष समझ रहे थे, ये तो बड़ा ही शातिर निकला। अखबार में हमारे द्वारा सर्कुलेट की गई फोटो को देखकर कई पुलिस स्टेशन से फोन आए। सर बंगाल पुलिस ने तो इसे वांटेड घोषित किया है। दुर्गापुर में एक मर्डर किया था इसने। इतना समझ में नहीं आई, सुबोध का नाम डेटाबेस में कैसे नहीं मिला? क्योंकि सर ये हर जगह फेक नेम से क्राइम करता है। बंगाल पुलिस में बादल नाम से केस रजिस्टर्ड है, बिहार में विनोद और एमपी में रघुराम। सर बंगाल केस में सुबोध ने एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट की थी। अंजना नाम की एक लड़की को जंगल में ले जाकर नशे की दवाइयाँ दी, उसके साथ रेप किया और उसका मर्डर कर दिया। एक आई विटनेस की वजह से पकड़ा गया और 2 महीने तक जुडिशियल कस्टडी में था। सर जेल के इंचार्ज से मेरी बात हुई। उसका कहना है कि सुबोध जेल में चार्ल्स शोभरा जैसे सीरियल किलर्स की किताबें पढ़ता था और दूसरे कैदियों को भी सीरियल किलर्स की कहानी सुनाता था। सीरियल किलर? इस सुबोध की दिमागी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। सर जेलर को भी यही लगता था, तो उन्होंने साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट किया और साइकेट्रिस्ट का कहना था कि सुबोध सेक्स एडिक्ट है और उसके लिए वो मर्डर भी कर सकता है। अच्छा इसकी जमानत तो हुई नहीं होगी, फिर ये छूटा कैसे? सर सुबोध ने वही तरीका वहाँ अपनाया जो उसने यहाँ अपनाया था। सुसाइड का नाटक करके अस्पताल में भर्ती होकर चकमा देकर भाग गया। अच्छा सुबोध ने बंगाल के अलावा और कहाँ मर्डर किए? सर सुबोध ने कुल 11 मर्डर किए हैं अलग अलग नाम से, और सब में विक्टिम औरतें थीं। गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी मर्डर किए सुबोध ने। तो मतलब अगला मर्डर ये दिल्ली में नहीं कहीं और करेगा। ये कहीं ना कहीं तो अगले शिकार की तलाश में होगा। वर्मा, इससे पहले किसी और मासूम को अपना शिकार बनाए, ये सुबोध मुझे सलाखों के पीछे चाहिए। सर हेलो। सर वो रूम नंबर 11 में पक्का वही है सर? पक्का? यस सर। चलो। सुबोध बहुत घुमा लिया तूने हमें, अब पुलिस स्टेशन चलने का समय आ गया। लेके चलो इसे। खूब दौड़ाया ना आप लोगों को, लेकिन अब और परेशान नहीं करूंगा। बता दूंगा सब कुछ। हमारी मीता, जिसको उन कमीनों ने धंधे पर बैठा दिया था, आपको तो पता ही चला होगा ना? पता है हमें। हमारी बीवी मीता अपने किसी कस्टमर के साथ भाग गई थी। अरे वो कस्टमर में ही तो था। पहले भगा के ले गया उसे और मार दिया। फिर क्यों मारा मीता को? मैली होगी थी ना साहब। मीता की मौत के बाद मानो मन नया जन्म मिल गया हो। सालों तक लोगों ने सताया हमारे को, पर अब हमारी बारी थी। रेणु कहाँ? यहीं दिल्ली के त्रिनगर में शादी की थी उससे मैंने। रेणु की बहन रागिनी, उसे क्यों मारा? रेणु के साथ उसे मार्केट में देखा था मैंने। रागिनी बड़ी पसंद आई थी मैंने, लेकिन रागिनी से पहले रेणु की सहेली चांदनी से मिला मैं। उसके खूब मजे लिए मैंने, फिर मार दिया उसे। और बाद में मुझे पता चला कि रेणु रागिनी को बार बार फोन करती थी, और वहीं से रागिनी का नंबर चुराया मैंने, और फिर रेणु से मिलने के बहाने उसे दिल्ली बुला लिया। यहाँ पर किस लिए? यहीं से जाना पड़ेगा, वो पूरा घूम के जाएंगे तो टाइम लग जाएगा ना।
थक गई है? एक काम कर, और कितना दूर जाना है? ये जूस पी ले, पी ले, पी ले। और पी ले। चलो। ये सब वैश्यपना क्यों करता था? हमारे को भी शोभराज भैया की तरह अलग अलग लड़कियों को चखने का चस्का लगा था। तूने सभी विक्टिम्स को किसी रेलवे स्टेशन के पास वाले जंगल में ले जाकर मारा, और वहां ले जाकर मारने से पहले तूने नशे की दवाई देता था। कहां से सीखा ये सब? अभ्यास किया था साहब, खूब पढ़ता था मैं जेल में। और इतना ही नहीं, प्रोटेक्शन यूज करता था हर बार, ताकि आप लोगों को कोई सबूत ना मिले। सोचा था कि शोभराज भाई का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। सुबोध ने अपने स्टेटमेंट में जो खुलासे किए थे वो काफी चौंका देने वाले थे। सुबोध एक कुख्यात अपराधी के किस्सों और कारनामों से काफी प्रभावित था। उस अपराधी को वो अपना आदर्श, अपना रोल मॉडल मानने लगा था, और उसके जैसा बनने की सनक में वो ठीक उसी अंदाज में अपराध किया करता था। सुनने में कितना विचित्र लगता है ना, लेकिन अफसोस कि ये आज के युग की सच्चाई है। जिस तरह मनोरंजन के नाम पर खबरों को सनसनीखेज बनाकर हमारे सामने पेश किया जाता है, ये भी इसकी एक वजह है। न्यूज चैनल और अखबार में हमें अक्सर कुख्यात अपराधियों का महिमा मंडन सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। एक भगोड़े व्यापारी से लेकर एक फ्रॉड बाबा की आलीशान जिंदगी को हमारे सामने एक रोमांचक कहानी की तरह पेश किया जाता है, और युवा अक्सर ऐसे बैड बॉयज की कहानी से आकर्षित होते हैं और उनके जैसा बनने की चाह पालने लगते हैं। वो ये सच नजरअंदाज कर देते हैं कि इन सभी शातिर अपराधियों की जिंदगी सिर्फ एक छलावा मात्र है और कुछ नहीं। यह अत्यंत आवश्यक है कि आज का युवा अपने आदर्श सोच समझ कर चुने। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। बाजी, मला तुझ्याशी बोलायचंच नाहीये। तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है ना, तो मेरे को भी तेरे से भरोसा का भीख नहीं मांगने का है, समझा ना? जास्त आवाज करू नको, कळलं ना? तू बाहर किसी के साथ भी आग मटकाएगी और मैं तुझसे पूछू भी नहीं। साली, आज से ना तेरा घर से बाहर निकलना बंद। बाहर जायचं नाही, कळलं? काय बाहर नहीं जायचं? काम करती है मैं। अरे भाड़ में गया तेरा काम। तो तू क्यों नहीं चला जाता भाड़ में? साली ज्यादा मुझे बाजी! अरे! आइए सर। आज सुबह सफाई कर्मचारी आए थे, उन्होंने बॉडी देखी और हमें फ़ोन किया। बॉडी इस गोनी के अंदर मिली है सर। बॉडी गोनी में बांध के फेंकी होगी, गोनी खुल गई और बॉडी बाहर निकल गई। राइट सर, वरना अभी तक ये बॉडी डंपिंग यार्ड पहुंच चुकी होती है। किसी को पता भी नहीं चला। सब रेप हुआ है, बॉडी पे काफी जख्म भी है। पिछले हफ्ते का मिसिंग डेटा चेक करूँ ना, एक बच्ची का सेम ऐसा बर्थ मार्क था। सर ये तो नव्या तिवारी है। एक बच्चे के साथ ऐसा कौन करता है? आपका टिफिन। ये क्या है मितेश, आज संडे की भी छुट्टी नहीं? मुझे लगा हम आज मार्केट चलेंगे।
क्या करूं, बॉस ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। एक काम करना, मार्केट आज प्लीज अकेले चल जाना, प्लीज। बाय। ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब खजाना। क्या? खजाना। वेरी गुड। अब हम दूसरा वर्ड सीखेंगे। अरे लेकिन यहाँ पे एक बच्ची थी, उसका नाम क्या था, भूल गया मैं। हाँ, जूही। जूही नहीं आई? नहीं सर, वो आज नहीं आई। अल्ताफ, तुम तो उसके पड़ोसी हो ना, तुम बताओ क्या हुआ? सर वो उसके बाबा ने ना उसको बहुत मारा, तो उसके सर पे ना 6 टाके आए। बच्ची, बाप भैया राक्षस। उठ जा। 3 दिन हो गए हमारी बेटी नव्या को गायब हुए, पर आप लोगों ने कुछ नहीं किया और आज वो जिंदा नहीं है। क्या फायदा है फिर पुलिस कंप्लेंट करने का? तिवारी जी, मुझे सच में बहुत खेद है कि हम वक्त रहते नव्या को ढूंढ नहीं पाए। आप बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। नव्या की बॉडी हमें निर्मल नगर के एरिया से मिली थी। क्या आपकी जान पहचान का कोई है वहाँ, या नव्या अपने आप वहाँ तक जा सकती थी? 12 साल की थी मेरी नव्या, इतनी दूर में उसे अकेले कभी नहीं भेजता। मतलब उसे आप ही के एरिया से उठाया गया? वो पता लगाना आप लोगों का काम है। कम से कम हमारी नव्या की बॉडी तो दे दीजिए, ताकि हम उसका अंतिम संस्कार कर सके, उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जरूर कर ले। शिरके, ये बॉडी हमें बाय चांस मिल गई। नव्या को हम बचा नहीं पाए, लेकिन उसके कातिल को हर हाल में ढूंढ निकालेंगे। सर इस महीने टोटल 3 मिसिंग केसेस आए हैं। शिरके, नव्या की पीएम रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगाओ और अपने एरिया का डंपिंग ग्राउंड भी चेक करो। ठीक है सर। इतनी विकृत मानसिकता किसकी होगी? देव, बेटा सब्जी बना दी है, ठंडी हो जाए तो सारे टिफिन पैक कर देना, ठीक है? और तब तक मैं रोटी और बना लेती हूँ। ठीक। भैया मेरा टिफिन जल्दी पैक कर देना, मुझे ना कॉलेज के लिए बहुत देर हो रही है, मैं नहा कर आती हूँ। जूही बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जूही, कौन आएगा? कुमार सर, सर अंदर आओ। नमस्ते सर। नमस्कार, ये लीजिए। आओ, इसकी क्या जरूरत थी? मेरा रुको। आइए ना, बैठो। थैंक यू। मैं आपके लिए चाय बना के अरे रहने दीजिए। जूही, ये तुम्हारे लिए स्केच बुक। यू लाइक ड्राइंग, राइट? थैंक यू सो मच सर। देखिए, ये बच्चे के लिए ऐसा माहौल ठीक नहीं है। माहिती है सर, और क्या करने का, इसका बाप बेवड़ा है। अच्छा, पहले बाहर मर्दों के साथ चक्कर चलाती थी, अब घर तक बुला लिया। अरे सॉरी। काय बोल तू बाजी, टीचर है जूही का। हाँ बाबा,
टीचर आए माजा। टीचर है ना तो स्कूल में रहने का। क्लास में मुझे बच्चों ने बताया तुमने जुई को मारा। सिर्फ फूल से बच्ची को मारते हुए शर्म नहीं आती? सर बाबा को मत चिल्लाओ ना प्लीज। ए जुई, तेरे सर से डरता नहीं मैं, ज्यादा डेढ़ सानी मत बन, समझी ना? तुम जैसे लोग ना बच्चे डिजर्व ही नहीं करते। मेरी बच्ची है, मैं मारू पीटू काटू जो चाहे करूं, तू अपना काम कर मास्टर। हाँ तो वही कर रहा हूं मैं। अगर ये वापस क्लास नहीं आई है और आज के बाद तूने अगर इसे फिर से मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम पर्सनली सी टू इट। अपना ख्याल रखना बेटा। क्या सर को कुछ भी बोलता है तू? अरे आशा, कहाँ थी इतने दिनों से, नजर नहीं आई? मैं बाहर थी थोड़ा। अच्छा, और सब ठीक है? हाँ बस सब ठीक है। अब मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बेटा ये नव्या आपकी फ्रेंड थी ना? जोया और रूही भी। तुम लोग एक ही स्कूल में जाते थे? नहीं सर, हम लोग लास्ट ईयर ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अब ये अभी पुराने स्कूल ही जाती है, इसका एडमिशन कराने वाली थी मैं। जोया और रूही भी दूसरे स्कूल में थे और नव्या भी दूसरे स्कूल में। तो तुम सब मिले कैसे? पार्क में। हाँ, ये लोग रोज शाम को पार्क खेलने जाते हैं और संडे को दिन में। थैंक यू। नव्या के घर से डंपिंग ग्राउंड तक कोई सीसीटीवी है तो चेक करो। कोई ना कोई तो दिखेगा गोनी लाते या ले जाते हुए। और अपने कुछ आदमी सिविल में पार्क में लगा दो। इन तीनों बच्चियों का आपस में एक दूसरे से कनेक्शन इस पार्क की वजह से हो सकता है कि ये पार्क उनके गायब होने से कनेक्टेड हो। सर एक मिनट। हेलो, क्या? ठीक है, आप एड्रेस भेज दो, हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ? सर 2 और बच्चियों की बॉडी मिली है, जोया और रूही। डॉग स्क्वाड का फोन था, वो डंपिंग यार्ड में चेक कर रहे थे, उन्होंने ही बताया। सर बॉडी पर डिफेंसिव वुंड्स है और रेप भी किया गया है। सर दोनों बच्चियों को नव्या की तरह सर पे वार करके मारा गया है और दोनों की बॉडी सर उस गोनी में मिली है। अगर बॉडी हमें नहीं मिलती तो अभी तक डिकम्पोज्ड हो चुकी होती। यही तो वो कातिल चाहता है। एक ही आदमी है जिसने जोया, रूही और नव्या का रेप करके मर्डर किया। सब सीरियल किलर? ये बंदा सीरियल रेपिस्ट भी है। इन बच्चियों की मौतें छुपाना चाहता। सिर्फ जल्द से जल्द इन बच्चियों की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और उनको बोलो रिपोर्ट जल्द से जल्द दे। ठीक है सर। अरे आशा, यहाँ इस समय? हाँ। आजकल तू अकेली बहुत दिखती है, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। पता है तुझे देव बहुत याद करता है, कभी आना घर पे। हाँ हाँ जरूर आऊंगी, अभी थोड़ी जल्दी में हूँ। हाँ ठीक है। ये आजकल जल्दी में बहुत रहती है। मितेश, आपका टिफिन रेडी है? हाँ ठीक है। ये लैपटॉप रखो अंदर। हाँ रख दो रख दो। कुछ ना कुछ होता है, अब लेट हो ही जाता है। चलो दे दो। आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ, भूत देखा क्या? चलता हूँ, बाय।
अमरनाथ से 3 बच्चियां गायब हुई थी और अब वो तीनों मृत पाए गए हैं। पुलिस और प्रशासन दोनों ही इस केस को गंभीरता से नहीं ले रहे। ये सब के चलते कैसे हम अपने बच्चों को सेफ रखेंगे ये सोचने से न्यूज़ वाले तो कुछ भी बोलते हैं। इन्हें लगता है कि कॉप सुपर हीरोज हैं। नहीं दूती, ये हमारी नाकामयाबी है, हम फेल हो रहे हैं। एक्सेप्ट कर लोगी तो खुद को मोटिवेट कर पाओगी बेहतर ऑफिसर बनने के लिए। सर शिरके, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली? सर रिपोर्ट ही चेक कर रहा हूँ। ये देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से तीनों बच्चियों की मौत सर पे पत्थर से वार करने की वजह से हुई। और सर तीनों को किडनैपिंग के 48 घंटे के अंदर ही मार दिया गया है। तीनों की बॉडी में भारी मात्रा में सेडेटिव मिला है, साथ ही साथ नींद की दवाई और चॉकलेट शेक भी मिला है सर। चॉकलेट शेक मतलब बच्चियों ने चॉकलेट शेक किया और उनकी बॉडी में नींद की दवाई मिली? किडनैपिंग करने का ये तरीका हो सकता है? सब चॉकलेट शेक तो कैफेज और रेस्टोरेंट्स में मिलता है ना, यानी कोई उन बच्चियों को बहला फुसला कर कैफेज और रेस्टोरेंट्स में लेके गया। सर मुझे लगता है कि हमें सीसीटीवी फुटेज खंगालनी चाहिए कैफेज और रेस्टोरेंट्स की। नहीं तुरते, ये सब बस्ती में हो रहा है और हमारा किलर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि बच्चों को एक्सपोज करेगा। मुझे लगता है कि शायद उसने अपने घर बुला के बच्चों को चॉकलेट पिला दी। सर पाई चोको, सर पाई चोको एक चॉकलेट शेक का ब्रांड है जो किराना स्टोर्स में बहुत इजीली अवेलेबल है, बच्चों को भी बहुत पसंद है, टेट्रा पैक में मिलता है सर। ये हो सकता, जिस बस्ती में ये हो रहा है वहां पता करो कि कौन कौन सी दुकान में ये पाई चोको बिकता है और किसी बड़े आदमी ने वो खरीदा था क्या, खास करके उस दिन जिस दिन बच्चियां गायब हुई। सर एक और इंटरेस्टिंग बात, तीनों बच्चियों को एक ही तरह के पत्थर से मारा गया है। एक ही तरह के पत्थर? हाँ सर, फॉरेंसिक का कहना है कि बच्चियों के जख्म में जो पत्थर और मिट्टी के ट्रेसेस मिले हैं वो एक ही तरह के पत्थर के, एमेथिस्ट क्रिस्टल, जो कि सर डेकोरेशन के काम में आता है। और तीनों बच्चियों के साथ बहुत ही ब्रूटल तरह से रेप किया गया है, लेकिन सीमन के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। डीएनए मिला? नहीं सर, फॉरेंसिक के हिसाब से तीनों बच्चियों को बहुत अच्छी तरह से नहलाया गया, उसके बाद उनका मर्डर किया गया। इसका मतलब है कि मारने से पहले और रेप के बाद उसने बच्चियों को इसीलिए नहलाया ताकि डीएनए सैंपल ना मिले। राइट सर, डॉक्टर का यह भी कहना है कि तीनों को एक ही तरह के शैम्पू से नहलाया गया है। इससे ये तो क्लियर होता है कि ये एक ही आदमी का काम है। गोनी पे कुछ मिला? कुछ खास नहीं सर, गोनी पे बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट है। मुझे लगता है कि उसे किसी कबाड़ी वाले या फिर किसी गोडाउन से उठाया गया है। इतने सारे फिंगरप्रिंट्स को सेपरेट करना मुश्किल काम है, लेकिन करना तो पड़ेगा। फॉरेंसिक को बोलो कि सारे फिंगरप्रिंट्स को सेपरेट करे और हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं सबसे मैच करके। ठीक है सर। सच बता, और कितने मर्दों के साथ ए बाजी भगवान ने जब बांध दिया तो कुछ क्या हुआ? रो क्यों रही हो? आई पापा की बहुत लड़ाई हो रही है, मुझे घर के बाहर निकाल दिया। मुझे पढ़ाई कर, मैं कैसे पढ़ाई करूँ? इधर आओ, बैठे इधर। एक बात बोलूं, आई बाबा जब तक जिंदा रहते हैं ना, उनका झगड़ा चालू ही रहता है। अपन कुछ नहीं कर सकते, सबके घर में यही हाल है, इसलिए रोती नहीं। फिर तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी, बस पढ़ाई करूँगी। पढ़ाई करनी है? मेरे पास ना एक बहुत ही शांत जगह है, वहां आराम से बैठ के खूब पढ़ाई करना। वेरी गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ, सिट डाउन। तो प्रथम, अल्ताफ, ये बाकी के बच्चे कहाँ हैं और जूही क्यों नहीं आई? सर उसको तो मैंने कब से नहीं देखा, पार्क में भी नहीं आई। वो दिया क्यों नहीं आई? सर उसकी मम्मी ने उसको मना किया है, उसकी मम्मी उसको घर से बाहर ही नहीं निकालती। पर क्यों? सर बस्ती में 3 लड़कियों की मौत हो चुकी है, मेरा रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है, नहीं तो मैं ये एरिया ही छोड़ देती। मैं दिया को नहीं भेजूंगी, मैं सिंगल मॉम हूँ और दिया के सिवा मेरा कोई नहीं है।
मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। आप भले ही उसे मेरे क्लास ना भेजिए, लेकिन उसे स्कूल तो कम से कम भेजिए, ताकि डिसिप्लिन बना रहे मैडम। और बाकी आप उसकी माँ हो तो आप बेहतर समझती हो। ठीक है सर, मैं देखती हूँ। सर पिछली बार उसके फादर ने उसे मारा था, और आज देखा तो घर पे लॉक लगा हुआ है। सर ये जूही की बहुत ही टेंशन हो रही है, आप प्लीज उसे ढूंढिए ना सर। विश्वास जी, आप इतना सब कैसे जानते हैं? सर मैं जूही की ट्यूशन लेता हूँ, कुमार क्लासेस का नाम तो आपने सुना होगा। तो ये कुमार क्लासेस तो बहुत एक्सपेंसिव है ना? हाँ, लेकिन वो एक्चुअली वो सिर्फ उनके लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं। सर आई वॉज इन US, प्रोफेसर था वहाँ पे मैं। तो मेरी बेटी बचपन में ही गुजर गई, तो देन आई गॉट डिवोर्स्ड, सो आई केम बैक हियर, अपने देश वापस आ गया मैं। और यहाँ के बच्चों की मैंने कोचिंग क्लासेस खोली, और अपने फ्री टाइम पर, खास करके वीकेंड्स पर, मैं बस्ती के बच्चों की ट्यूशन्स लेता हूँ, एब्सोल्युटली फ्री। और सर ये जूही निचले तबके की फैमिली को बिलोंग करती थी। बाप कारपेंटर और माँ मेड का काम करती है। क्या नाम बताया आपने बच्ची का? जूही इंगड़े। जूही इंगड़े। सर, जूही इंगड़े की माँ स्मिता इंगड़े ने अपने पति बाजी इंगड़े के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल की थी। सर, बाजी अपनी पत्नी को बहुत मारता था। बाजी अभी हमारे कस्टडी में है सर। कहाँ जा सकती है मुझे? वो जूही घर पे ही होगी ना उसकी माँ के साथ। वही माँ जैसे तू रोज मारता है ना। साहब मेरी बीवी स्मिता का चरित्र अच्छा नहीं है साहब। जब देखो तब किसी ना किसी मर्द के साथ टाका भिड़ा रहता है उसका। इसलिए रोज अपनी बीवी और बच्ची को मारता है? नहीं नहीं साहब, मैं मेरी बच्ची जूही से बहुत प्यार करता हूँ। वो तो पीने के बाद कहाँ होश रहता है साहब। मेरे और स्मिता के झगड़े के बीच कभी कभी जूही फंस जाती थी। मेरी बच्ची को ढूंढो साहब। तेरी बीवी तेरे घर पे नहीं है, तुझे कुछ पता है कि कहाँ जा सकती है? साहब उसका किसी राजू नाम के आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। मैंने खुद उसे 2-3 बार फोन पे बात करते हुए सुना है उससे। वो बेवड़ा दारू पी के सोया पड़ा है। अब भूकंप भी आ जाए या मैं भी भाग जाऊं, उसको पता ही नहीं चलेगा। ओ, मेरे को भी तेरी भूख लगी है मेरे राजू काजू। ये राजू कहाँ काम करता है? नहीं मालूम साहब। इससे इसकी बीवी का नंबर लो और ट्रैकिंग पे डाला, और बस्ती में जाके पूछताछ करो। जूही शायद अपनी माँ के साथ है। और ये राजू का भी पता करो। बाजी ने मेरे को बहुत मारा, पुलिस उसको लेकर गई। मेरे को बहुत चोट लगी थी, 2-3 दिन मैं बिस्तर पे पड़ी रही। जूही ने सगड़ केला। मेरी जूही ने बहुत सेवा की मेरी। कल मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा, इसलिए मैंने उसको पनीर लाने के लिए बोला। मेरी जूही को पनीर बहुत पसंद है। मैंने सोचा जूही के लिए उसको पसंद की भाजी बनाती है। वो पनीर लाने गई और फिर वापस आई ही नहीं। मैं कल से उसको ढूंढ रही है। स्मिता जी, आपको पुलिस को बताना चाहिए था। पुलिस को क्या किया है? पुलिस ने तीन बच्चियां मरी है। उनके भी माँ बाप लोग आए होंगे ना तुम लोगों के पास। क्या किया तुम लोगों ने? देखिए, आपके पति ने हमें बताया था कि आपका और राजू का खोटा रहा है, तो झूठ बोलता है वो। अरे राजू तो वॉचमैन है। मैं जिस कॉलोनी में काम करती है उस कॉलोनी का वॉचमैन है वो। तो कभी किसी को अगर भाई की जरूरत होती है तो वो वॉचमैन को बोलते हैं। इसलिए मैं राजू से बात करती हूँ। लेकिन मेरा आदमी है ना बाजी, वो 1 नंबर का शकी है। स्मिता जी, जो तीनों लड़कियां गायब हुई है, उन तीनों को पी चौकों में नशे की दवाइयां मिलाकर दी गई थी। क्या आप जानती है कि पी चौको बस्ती में कौन लेता है? कोई बड़ा आदमी, बच्चा नहीं। हाँ, देवरी जुआनी, वो पीछों को लेता रहता है और बच्चों में भी बांटता रहता है। मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। टिफिन रख लिया ना बेटा? हाँ। ध्यान से जाना, ठीक है? देव रजवानी जी। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? सर, बहुत शौक है ना इसे पीने का। तो क्या हो गया? पी लिया तो सर। मेरा फोन। चुप। सर, ये देखिए, पूरा फोन कॉन्फ्रेंस से भरा हुआ है। सर, और तो और
इसमें इसकी बहन के भी नहाते हुए और चेंज करते हुए वीडियोज हैं। भैया ये काम करता है तू? मैं छोड़ूंगी नहीं, शांत रहिए। मैं छोड़ूंगी, शांत रहिए। जूही कहाँ है? साहब मेरे को क्या मालूम जूही किधर है? जूही कहाँ है? मम्मी कसम से मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। सब मैंने किया क्या? सर मैंने कुछ नहीं किया है सर, मेरा भरोसा करो, कुछ नहीं किया मैंने। भागा क्यों? साहब मैं वो इलीगल पॉर्न देखता हूँ ना, तो साहब मेरे को लगा आप लोग मुझे पकड़ने आए हो। बकवास बंद कर, ये बता जूही का है? वो पाई चौको पिला के फुसलाया ना तूने उसे? सर मैं मानता हूँ कि मैंने जूही को पाई चौको पीने के लिए दिया, तो क्या हो गया सर? मैं बाकी बच्चों में भी तो बांटता हूँ ना सर। उस रात जूही मिली थी तो उसको दे दिया था सर। सर मैं जूही को पार्क ले गया था सर, पढ़ने के लिए। दादा आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। सर बच्चों को मैं उस नजर से नहीं देखता हूँ सर, पर आखिरकार हूं तो मर्द ही ना सर। कोई लड़की मेरे को छूने तक नहीं देती है सर। वो रेड लाइट एरिया जाता हूँ ना, वहां पे भी नहीं छूने देती है सर। अपने को ना पैसे से मतलब है, रोकड़े चाहिए, समझा तू? चाहे कोई कैसा भी हो। मैं देगा ना तेरे को पैसा, चल। अबे चल हट ना। अरे तू जितना मांगेगी उतना दूंगा मैं पैसा। तू जैसे को ना मैं हाथ भी नहीं लगाती, समझा तू? चल हट। मैंने किसी लड़की को सर आज तक छुआ तक नहीं है साहब मैंने। और वो जूही तो बच्ची थी ना साहब। ये जब तक सच नहीं बोलता ना, इसको तोड़ो और इसके फिंगरप्रिंट्स गोनी के साथ मैच करो। और इसके घर में वो दवाइयाँ या पत्थर वगैरह है क्या, चेक करो। मैं साहब मैंने पर कुछ किया नहीं है ना साहब। अरे जया क्या हुआ जया? क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? जूही कल से गायब है। उन्होंने देव को पकड़ा है। देव? मुझे ना उस पर डे 1 से शक था। वो दिखता ही है वैसा, उसकी नजर में है। खैर मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जूही के माता पिता लड़ने में इतने मशरूफ थे कि वो अपनी बच्ची को ही नजरअंदाज करने लगे थे। वहीं देव का खुद पर से काबू खोना ही उसे अपने भाई के रिश्ते को शर्मसार करने के लिए उकसाता था। जूही के माता पिता और देव की हरकतों का हर्जाना आज उनका पूरा परिवार भुगत रहा है। पुलिस के लिए यह केस चुनौती बनता जा रहा था, क्योंकि बच्चियों का शिकार हो रहा था और पुलिस को शिकारी की भनक तक नहीं मिल रही थी। सर ये देव को बहुत तोड़ा, लेकिन जूही के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। और सर गनी बैग्स में भी हमें देव के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, और ना ही देव के घर से हमें कोई नशे की दवा या नशे की गोली मिली है, और ना ही कोई पत्थर। और सर मैंने मोहल्ले में बच्चियों और लड़कियों से भी पूछताछ की है। उनका कहना है कि देव ने उन्हें कभी भी गलत नजरों से नहीं देखा। ये किया किसने होगा? मेरे पति ने। ये देखिए सर। ये तो बच्चों की फोटो है। लास्ट वाला फोटो जूही का है सर। सर हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। दारू पीना, नशा करना, नॉनवेज खाना ये हम लोगों में मना है, लेकिन मेरे पति ये सब कर रहे हैं। और फिर मैंने उन्हें पार्क में भी देखा, बच्चों को देखते हुए। सर ये स्टोन आप जानते हैं इसके बारे में? इसी का तो बिजनेस करते हैं मेरे पति। ऐसे सेमी प्रीशियस स्टोन्स के डीलर है वो। सर एक मिनट। हेलो, क्या? सर जूही की बॉडी मिली है। सर ये बॉडी है गोनी में मिली है। सर इन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने कल रात में यहाँ पे सफाई की थी, उस समय यहाँ पे कुछ नहीं था। मतलब किसी ने कल रात में ही बॉडी डंप की है। रात में? कल रात तो देव जेल में था। सर हो सकता है कि कोई देव का साथी हो।
सीसीटीवी? हाँ सर, मैंने चेक कर लिया। यहाँ आसपास में कोई दुकान नहीं है, एक दुकान है, उसके अंदर सीसीटीवी लगा हुआ, रात का फुटेज नहीं मिला सर। जया, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। मेरा मोबाइल कहाँ है? हमारे पास है, और इस फोन में जो फोटोज और वीडियोज हैं वो भी हमने देखे। लेकिन सर, फोटोज क्लिक करना गुनाह थोड़ी है। छुप के फोटो क्लिक करना गुनाह है। वैसे आप तो कानून जानते होंगे, मितेश शाह जी, और या क्या नाम था? जय रस्तोगी। जय रस्तोगी। क्या? 10 साल पहले आपको रेप की सजा हुई थी दिल्ली में। रेप? पुरानी आदत है सिर के, जल्दी से जाती नहीं। लेके चलो, और इसके सारे स्टोन्स भी फॉरेंसिक में भिजवा दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जया वाकई कुछ नहीं किया। जया, अरे गुंडागर्दी सूझ रही है क्या तुमको? हाँ, एक एक गला ऐसा थोपड़ना ना, इसको हाथ लगाया तो सबका सब लॉकअप में जाएगा। चलो अपने अपने घर जाओ। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। 10 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी सर, मैं भी नशे में था, वो भी नशे में थी, गलती हो गई, केस चला, मैंने कोर्ट में गलती एक्सेप्ट की और 7 साल की सजा काटी मैंने। बाहर आया तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था सर। दिल्ली छोड़ के मुंबई आया, सब कुछ छोड़कर भाग आया, फिर मेरा नाम बदल दिया, आइडेंटिटी बदल दी, सब कुछ नए सिरे से शुरू, ताकि लोग मुझे इंसान समझे, इंसान की तरह बर्ताव करे मेरे साथ। लेकिन आप पुलिस वाले हैं तो आपको तो गड़े मुर्दे उखाड़ के ना जिंदगी बर्बाद करने में ही इंटरेस्ट है। अरे रेप केस तेरे पे चला, बच्चों की फोटो तेरे फोन में है, गार्डन में बैठ के बच्चों को तू देखता है और यहाँ ज्ञान दे रहा है। जितने बच्चों की फोटो है ना तेरे फोन में, सबका मर्डर हुआ है उस स्टोन से जो तू बेचता है। साहब, आप जिस स्टोन की बात करते हैं ना, वो अमेथिस्ट बोलते हैं उसे, वो सब जगह पे मिलता है। कल रात को कहा जूही की बॉडी फेंकने के लिए गया था? नहीं सर, कल रात मैं घर पे ही था, और सच कहता हूँ सर, मैं बाप नहीं बन सकता सर। और मेरी बीवी ऑर्थोडॉक्स है, उसे अडॉप्ट करना पसंद नहीं है, वो मना कर रही है। बस बच्चों के फोटो खींचता हूँ, उनके चेहरे देखकर मैं कुछ आनंद बटोरने की कोशिश करता हूँ, बस और कुछ नहीं है। लेकिन किसी के साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया सर, बच्चों के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। शिरके, इसके मोबाइल के लोकेशन की सारी डिटेल्स निकाल, बच्चों के साथ गलत काम करने के लिए जहां भी ले जाता होगा ना, सब सामने आ जाएगा। और इसका और देव का कनेक्शन भी देखो सर। यहाँ तो कोई भी नहीं है, ऐसे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। सर, जो पत्थर हमें मिले हैं वो बच्चियों के मुंह से मैच नहीं कर रहे हैं। और सर, ये मितेश और देव मर्डर और किडनैपिंग के समय दोनों के एलिबाई है। सर कैसे हो सकता है? सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला। सर, बस्ती में तो एक भी सीसीटीवी नहीं है, लेकिन हमने बच्चियों के दूसरे रूट्स के सीसीटीवी चेक किए, उनके स्कूल के, उनकी क्लासेस के एक्सेट्रा, लेकिन सर उसमें भी कोई कॉमन शख्स नज़र नहीं आया। सर, ये सब इन्होंने किया है? मतलब मेरे पति मितेश ये सच में जय रस्तोगी है? सर, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, उनका जो पास्ट था वो तो खैर था, लेकिन बच्चियों के साथ उन्होंने ऐसा कुछ किया है, ऐसा कोई एविडेंस अभी तक हमें मिला नहीं। शिरके, पूरी बस्ती में सीसीटीवी कैमरा लगा दो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर देव और मितेश ने ये नहीं किया है तो इसका मतलब है कि क्रिमिनल अभी भी खुला घूम रहा है। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि जैसे हमने केस सॉल्व कर लिया है, ताकि ये रेपिस्ट किलर जो है ये रिलैक्स हो जाए और शिकार करने के लिए फिर खुले में निकले। और बस्ती में हमें घर चाहिए होगा ये सब बैठ के मॉनिटर करने के लिए। एक किराए पे घर देखो। सर, मेरा घर है, आप मेरा घर यूज़ कर सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू। अरे दिया बेटा, कैसी हो? अरे वाह आशा मैम, मैं अच्छी हूँ। तुम्हें पाए चोको पसंद है ना? ये देखो तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। अरे वाह, ये मैं पी लो तुम्हारे लिए। चल मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ।
वो मिल नहीं रही है मुझे। सर वो 5:30 बजे तक घर आ जाती है। आज 7 बज गए अभी तक नहीं आई। मैंने सबसे पूछा, किसी को कुछ नहीं मालूम। क्या? ठीक है सर। दिया गायब हो गई है, कुछ दिखा फुटेज में? नो सर, मैं दोबारा चेक करती हूँ। कर दे। शिल्के, कुछ मिला? नहीं सर, हम लोग चेक कर रहे हैं। कर दे, यहाँ पर देख। ये सब क्या हो रहा है? मुझे पता चला था कि आप लोगों ने केस सॉल्व कर लिया था, तभी मैंने अपनी बच्ची को भेजा था आज। गार्गी, घर की रोने से नहीं, हिम्मत से दिया मिलेगी ना। गार्गी जी, आप मुझे बताइए, दिया कितने बजे स्कूल से निकलती है? 5 बजे उसका स्कूल खत्म होता है, 5:15 बजे तक वो बाहर आ जाती है। 5:15 के बाद का फुटेज। सर सर, इस फुटेज में तो कोई भी सस्पिशियस आदमी नहीं दिख रहा है। आदमी नहीं, औरत है। ये कॉमन है, ये मुझे लगभग हर बच्चे के आसपास नजर आई है। सर, ये तो आशा है। सर, ये तो आशा है, विश्वास कुमार की बीवी। विश्वास कुमार, वो ट्यूशन टीचर? हाँ सर, ये मेरे 3 दिन पहले मेरे घर आई थी। देखो, अब केस तो सॉल्व हो गया है, बच्ची की पढ़ाई मिस मत करवाओ। वैसे विश्वास कह रहे थे कि दिया उनके क्लास की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। अगर तुम कहो तो मैं उसे पिकअप ड्रॉप कर लेती हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, आप ठीक ही कह रही हैं। जब केस सॉल्व हो गया है तो मैं भेजती हूँ। ये विश्वास कुमार रहता कहाँ? सर, मुझे तो सिर्फ क्लासेस का पता मालूम है। सर, सरिता काकी को पता होगा, वो कभी कभी इनके यहाँ टिफिन भेजती थी। ले जाइए से यहाँ से। देखिए, देव ने उन बच्चियों का मर्डर नहीं किया है। लेकिन बहन की इज्जत का तो किया है ना, रोज रोज वीडियो बनाकर। देख बहन, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दे, कभी नहीं करूंगा। देख, छोड़ो मुझे। मम्मी सॉरी, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ मम्मी, मैंने सच पीछे नहीं किया। माँ, पीछे तुम कर क्या हमारे लिए? निकल इस घर से। माँ मैंने सच में सुना नहीं तूने? निकल यहाँ से। सरिता जी, हमें विश्वास का एड्रेस चाहिए, उसी ने ये सब किया है और आशा उसके साथ मिली हुई थी। क्या? लेकिन विश्वास और आशा तो दोनों अलग रहते हैं। विश्वास बस्ती के बाहर नुपुर कॉलोनी में रहता है और आशा स्टेशन के पास। मेरी बेबी उड़ गई। दिया का है? मुझे क्या मालूम? पता का है? पता ये हो क्या रहा है? लेकिन सारा घर चेक करो, बिना धरून उठो। अरे आप कहाँ जा रहे हो? सर, एक क्रिस्टल मिला है, इसमें ब्लड भी लगा हुआ है। मुझे लगता है कि उन बच्चियों का सर इसी से फोड़ा गया है। दिया का है? मुझे नहीं मालूम। दिया का है? नहीं मालूम है। मेरी तो आदमी अपने पति से रेप करवाने के लिए बच्चियों को किडनैप करती है? हाँ, दिमाग खराब हो गया है तेरा? प्यार करती हूँ मैं विश्वास से, सच्चा प्यार, और ये हर जरूरत को पूरा करना मेरा धर्म है। अमेरिका में भी तूने बच्चों का लैंगिक शोषण किया और वहां पकड़े जाने से पहले भाग के इंडिया आ गया। यहाँ के भी यही गंदगी फैला रहा है। अरे बच्चियां थी, वो बच्चा थी इसीलिए तो पसंद थी मुझे। उनका कोई नाटक नहीं होता, वो उनका प्योर लव होता है।
और नवनी, लस्ट कहते हैं उसे, हवस, समझा? कितनी बच्चियों के साथ ये खिलौना काम किया है? 15 तो याद है मुझे। वो दिया स्वीट 16 होती। मैं म्युनिसिपैलिटी में काम करती थी, अनाथ आश्रम की देखभाल, बच्चियों की दवा, स्कूल का मिड डे मील सब संभालती थी। नफरत हो गई थी मुझे उन लड़कियों से, न तमीज थी न लिहाज। बच्चे फूल से नाजुक होते हैं, उन्हें माहौल भी वैसा ही चाहिए। एक तो वो अनाथ लड़कियां, ऊपर से उन्हें संभालने के लिए तुम जैसे वाहियात लोग। क्या उम्मीद करे ये समाज? विश्वास से कैसे मिली? अनाथ आश्रम में पढ़ाने आते थे वो। इतना हैंडसम जेंटलमैन मैंने पहली बार देखा था। फिर हम डेट करने लगे। तब आशा ने कहा कि उसका मन करता है उन लड़कियों का सर कुचल दो। और एक दिन सचमुच में उन्होंने मुझे एक लड़की लाकर मेरे सामने रख दी उसका सर कुचलने के लिए। मैंने उसे मारा, मुझे बहुत मजा आया। तब मैंने आशा को मेरा सच बताया। उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मैं लड़कियां लाती थी, वो रेप करते थे। नहीं प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। और मैं मर्डर। जितनी बच्चियों के साथ ये कांड किया है ना, सबकी सारी डिटेल लिख के दे। सर, इसमें तो जूही का नाम नहीं है। मैंने जूही के साथ कुछ नहीं किया सर। वो तो मेरी फेवरेट थी, लेकिन वो मेरे हाथ ही नहीं आई। जूही को लाने की मैंने बहुत कोशिश की थी, पर आखिरी बार मैंने उसे 22 अगस्त को देखा था। सर, हमने तो जूही के फादर को 21 अगस्त को अरेस्ट किया था। जूही की माँ ने बताया कि जूही 25 अगस्त से गायब थी। नहीं सर, मैंने जूही के घर पर नजर रखी थी। 22 अगस्त के बाद तो जूही दिखी ही नहीं मुझे। 15 रेप और मर्डर कबूल करने वाला आदमी एक लड़की के लिए मना क्यों करेगा जब उसने कुछ नहीं किया होगा? लेकिन सर, फिर किसने मारा होगा जूही को? सर एक मिनट। सर, जूही की पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 22 अगस्त को हुई है। 22 अगस्त? लेकिन सर, हमें तो जूही की बॉडी 27 अगस्त को मिली थी। रात में 11:30 से 1:30 बजे के बीच में। पहले उसका गला घोटा गया, फिर उसके बाद किसी पत्थर से उसके सर पे मारा गया। और सर, उसके वुंड्स में लकड़ी का बुरादा भी मिला है। बाजी कारपेंटर है? हाँ सर, और जब ये सब हुआ तब बाजी हमारी कस्टडी में था। इसी से मारा है ना जूही को? सब बाजी मेरे को बहुत मारता था, इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेंट करके उसको जेल में डाल दिया। और फिर अगले दिन राजू घर पे आया था, फिर जूही ने मेरे को और राजू को साथ में देख लिया। मेरे राजू इतना लेट क्या को आया? आज मजा करेंगे, बाजी है इन्हें घर पे। बाबा आई आई, ये कौन था? कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। आई तू, पापा सही कहते थे, तुम गंदी है। गंदी? हाँ, मैं पापा को सब बता दूंगी। क्या बताएगी? मैं तेरी आई। बोला ना तेरे को, कुछ नहीं बताने का तो नहीं बताने का। बोल, नहीं बताएगी। मैं पापा को सब बताऊंगी। मैंने जूही को घर के पीछे एक गड्ढा खोद के उसमें दफना दिया। जब आप लोग आए तो मैंने आपको उसके गायब होने की झूठी कहानी बताई, और फिर
मैंने उसको वापस गड्ढे में से बाहर निकलकर कचरे में फेंक दिया, जैसे सब बाकी लड़कियों को फेंका था। माँ का आंचल बच्चों को दुख दर्द से बचाने के लिए होता है। अपने उसी आंचल से अपनी बेटी को खत्म कर दिया। तेरा अपना खून थी ना वो, बची हुई जिंदगी खुशी खुशी जी लेगी। कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहानियों में भी नहीं देखना चाहते। ये जुर्म कुछ इसी तरह का था, पर हम और आप ये भी जानते हैं कि कहानियां हकीकत से ही प्रेरित होती हैं। विश्वास कुमार और आशा मानसिक रूप से विकृत लोग थे, जिन्हें छोटी बच्चियों को नुकसान पहुंचाकर उन्हें मारकर खुशी मिलती थी। इनके लिए वो बच्चियां सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन थी। पर क्या स्मिता इनसे अलग थी? अपनी खुद की ही बेटी को उसने सिर्फ इसलिए मार दिया कि ताकि वो अपना अफेयर चालू रख सके। 100 बात की एक बात यह है कि जुर्म चाहे किसी भी परिस्थिति में किया गया हो, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। एक जुर्म कई जिंदगियों को प्रभावित करता है। कानून चाहे मुजरिम को कितनी ही कड़ी सजा दे दे, पर गई हुई जिंदगियां और समय वापस नहीं ला सकता। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।